नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अब देश में राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी कैप्चर करती है, बीजेपी कब्जा कर लेती है और इस कब्जे की राजनीति का असर महाराष्ट्र से लेकर कमोबेश देश के हर राज्य में खुल करके नजर आया है। और अगर इस राजनीति के साए तले अगर मायावती और नीतीश कुमार को भी अगर आप समझना चाहे तो एक समय में दोनों की राजनीतिक ताकत और वर्तमान समय में राजनीतिक परिस्थितियां और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कैप्चर करने की राजनीति दरअसल इस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। या अटल बिहारी वाजपेयी या फिर आडवाणी का ये दौर नहीं है। यहां पर तो सत्ता है और सत्ता को बरकरार रखने के लिए कब्जा करने की राजनीति ही चलेगी। जी हां, लेकिन जिक्र जैसे ही बिहार और उत्तर प्रदेश का होता है, ठीक वैसे ही मंडल कमंडल की लड़ाई का भी जिक्र होगा। जी हां, मंडल की धारा से निकली उस राजनीति का भी जिक्र होगा जहां से निकले नेताओं ने उत्तर प्रदेश और बिहार के भीतर सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखा। जी हां, लेकिन पहली बार देश के भीतर राहुल गांधी जिस राजनीति के आश्रय इस भारत देश की राजनीतिक परिस्थितियों को पलटना चाहते हैं, उसके भीतर सबसे बड़ा निशाना उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति के भीतर ही होना है। जी हां, क्योंकि मंडल के भीतर से निकली हुई राजनीति और उसके जरिए सत्ता संभालने की परिस्थितियों के भीतर आप नाम उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह यादव और मौजूदा समय में अखिलेश यादव का नाम ले सकते हैं। इसी तरीके से बिहार के भीतर आप लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान, जो कि अब दिवंगत हो चुके हैं, अब उनके बेटे चिराग पासवान हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं। लेकिन नीतीश कुमार कमोबेश उसी राजनीति को साधते हुए आगे बढ़ते चले आ रहे हैं और शायद बिहार की राजनीति के भीतर एक ऐसी अलग सी परिस्थिति आरजेडी और बीजेपी के भीतर बन चुकी है जहां पर बैलेंस करने के लिए बीच में नीतीश कुमार की राजनीति की जरूरत दोनों पॉलिटिकल पार्टी को पड़ती है। इसके आश्रय या फिर इसके बिना सत्ता में वो दोनों पार्टियां आ नहीं सकती, जो मौजूदा समय का कहीं ना कहीं सच है। लेकिन आज राहुल गांधी ने जिन दो बातों का जिक्र किया बिहार के पटना से, और उसमें खुलेआम इस बात का भी ऐलान किया कि दरअसल मंडल से निकली हुई राजनीति ने इस भारत देश के भीतर रिप्रेजेंटेशन तो चाहा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जब इस भारत देश के भीतर बीजेपी की मुट्ठी में गया तो फिर उसने पावर कहीं और दे दिया और रिप्रेजेंटेशन इनके हाथों में दे दिया। यानी इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होकर खुलेआम ये बात कहने से कभी चूके नहीं कि मैं भी ओबीसी हूं, क्योंकि ओबीसी की राजनीति के आश्रय भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग चल पड़ी और वो चलती भी है। क्योंकि इसका दूसरा पहलू एक और है कि जिस जाति जनगणना के आश्रय कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूदा वक्त में उस राजनीति को जिंदा करना चाह रहे हैं जो बार बार मंडल कमीशन के दौर से निकली हुई राजनीति को देखता है, तो ऐसे में पहली बार उसके भीतर समानता का जिक्र होता है, बराबर का जिक्र होता है, उन तमाम आर्थिक परिस्थितियों का जिक्र होता है जो इससे पहले गायब होता था। यानी ये कहे कि नौकरियों के भीतर आरक्षण हो या फिर राजनीतिक तौर पर वोट बैंक की राजनीति हो, यानी सियासत हो, जो भी कहिए, इन दोनों परिस्थितियों के बीच उत्तर प्रदेश और बिहार पिछड़ते चले गए और यहाँ की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के भीतर आरक्षण और जाति की राजनीति का भी कोई लाभ, कोई फायदा वहां के आम लोगों को नहीं मिला, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय से क्यों ना आते हो। सत्ता ने इसका फायदा अपने सत्ता को बनाए रखने या पाने के लिए और उसे बरकरार रखने के लिए जरूर इसका लाभ उसको मिला और इस पर राजनीति की। लेकिन पहली बार अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खुलेआम इस बात का आज ऐलान कर दिया कि जिस कास्ट सेंसस को, जिस जातीय जनगणना को बिहार में नीतीश कुमार ने करवाया वो पूरी तरीके से फेक और फ्रॉड है, और हम जिस, यानी बकौल राहुल यादव, हम जिस जाति जनगणना को करवाएंगे हम उस जाति जनगणना के आश्रय भागीदारी का सवाल उसके भीतर होगा। और भागीदारी का मतलब अर्थव्यवस्था के भीतर यानी इकोनॉमी के भीतर कहीं ना कहीं उनको साझेदार बनाया जाएगा। ये संदेश कोई छोटा मोटा संदेश नहीं है, क्योंकि दोनों राज्यों की राजनीति को अगर आप आज समझेंगे
परखेंगे तो फिर मंडल की लड़ाई से पहले की तमाम परिस्थितियों के भीतर कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी, दोनों राज्यों में सत्ता थी और यहां पर करीब 40% वोट दोनों राज्यों के भीतर कांग्रेस के पास हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश और बिहार। चाहे वो बीजेपी हो या फिर उस दौर में जनता दल हो, जनता पार्टी हो, या मौजूदा समय में आरजेडी हो, जेडीयू हो, समता पार्टी हो, एक समय में बनी हो, या फिर बीएसपी हो, या फिर रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा का ही जिक्र क्यों ना हो, जो एलजेपी इस समय चिराग पासवान संभाल रहे हैं। खैर, मंडल ने भारत की राजनीति के भीतर जितना असर डाला, उसका सबसे व्यापक असर जो होता वो उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर। यानी ये कहे कि असर महाराष्ट्र के भीतर भी पड़ा था, लेकिन इस समय की राजनीति के भीतर चुनावी परिस्थितियों को एक पल के लिए पहले आप पलट करके देखिए। संदेश बार बार ये निकल करके आया कि आप वोट किसी भी राजनीतिक पार्टी को देते हैं, परिस्थितियां वही जस की तस रहेगी। महाराष्ट्र सबसे बेहतरीन इसका एग्जाम्पल है, जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ कांग्रेस, बीजेपी के साथ भी एनसीपी और शिवसेना, कांग्रेस के साथ भी एनसीपी और शिवसेना। बहस तो यही होती रही कि कौन चुनाव से पहले पलटेगा, कौन चुनाव के वक्त पलटेगा। बिहार के भीतर भी आप ध्यान दीजिएगा तो मौजूदा समय में नीतीश कुमार पलट सकते हैं या फिर नहीं पलट सकते हैं, यही बहस जोर हमेशा पकड़ती रही है। लेकिन बीजेपी भी ने चाहा कि हाँ, इसको ये जोर पकड़े ताकि इस संदेश बिहार के भीतर खुलेआम चले जाए कि आरजेडी और नीतीश कुमार दोनों पॉलिटिकल पार्टी, दोनों में से किसी को अगर चुनते हैं तो सत्ता इनकी रहेगी और कमोबेश एक सरीकी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी ताकत के साथ महाराष्ट्र में उभर करके आई, तो क्या बिहार के भीतर वो सियासी तौर पर इन्हीं परिस्थितियों को झांक रही थी या देख रही थी या देख रही है? और राहुल गांधी ने आज इस बात को कहकर के सेंध लगा दी कि दरअसल पूरी की पूरी जाति जनगणना की परिस्थिति जो है वो बिहार के भीतर फेक है। पहला कदम हमें यह पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, सच्ची सिचुएशन क्या है। जाति जनगणना और हम छोड़ने वाले नहीं, और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। और जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक्सरे जैसा है, किसी को चोट लगती है डॉक्टर के पास। साहब, बिहार की राजनीति के भीतर करीब 30% से ज्यादा वोट किसी भी एक पॉलिटिकल यानी एक राजनीतिक पार्टी को मिल जाए तो सत्ता उसके हाथ में चली जाएगी। और ध्यान दीजिए, कास्ट सेंसस के भीतर यानी जातीय जनगणना के भीतर जो आंकड़े निकल करके आए, उसने साफ तौर पे इस बात का मैसेज दिया कि आरजेडी यानी ये कहे कि उसकी पूरी राजनीति अगर एमवाई की राजनीति है यानी मुस्लिम और यादव की राजनीति है, तो ये गठजोड़ 32% तक पहुंचता है, क्योंकि यादवों की संख्या बिहार में 14.26% के आसपास है और मुस्लिमों की संख्या 17.70%, यानी दोनों को मिला दीजिएगा 17-18 और कुल मिला के 32% आसपास पहुंच जाता है एमओआई समीकरण के भीतर। और इस जातीय जनगणना के भीतर सबसे बड़ी संख्या के तौर पर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, जिसकी संख्या 36% है, और जो बैकवर्ड क्लास है उसकी संख्या करीब 27% के आसपास है, यानी दोनों को मिला दीजिएगा तो ये 63% के आसपास है जो ओबीसी और ईबीसी है। और इससे हट करके जब आप आगे देखिएगा तो जो शेड्यूल कास्ट है, जो दलितों की संख्या है वो करीब 19 दशमलव कुछ परसेंटेज में आता है, यानी करीब 20 के आसपास। और संदेश साफ है कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण के आश्रय अगर आप सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरीज जो ऊंची जातियां हैं, जिसमें ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है, कास्त है, इनकी संख्या जो है करीब 15% है जो जनरल कैटेगरी के भीतर आता है। सत्ता इनको मिल नहीं सकती। आपको गठजोड़ कहीं ना कहीं पिछड़े तबके के भीतर, आर्थिक तौर पर पिछड़े तबके के भीतर या फिर दलितों के भीतर गठजोड़ करनी ही होगी। इसीलिए आज इस समीकरण इस दौर में आपको नजर आ रही होगी। लेकिन जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये फेक है, तो एक पल के लिए आप समझिए तो क्या बिहार के भीतर एमओआई राजनीति जातीय जनगणना के हिसाब से 32% है, लेकिन यही
चुनाव के दौर में इस रूप में आखिर नजर क्यों नहीं आती है और क्यों तमाम ताकत लगाने के बावजूद भी आरजेडी अपने बूते सत्ता में नहीं आ पाई। आज लगता है उससे पहले मंडल के समय की परिस्थितियों को देखना पड़ेगा। 1985 जब कांग्रेस की सत्ता आखिरी बार बिहार के भीतर आई, उस समय 39.30% कांग्रेस पार्टी को पड़े थे। 196 सीटें कांग्रेस को मिली थी, सत्ता उसकी बन गई थी। उस समय लोकदल था दूसरे नंबर पर, जिसको 46 सीटें मिली थी और वो करीब 15% वोट पड़े थे। भारतीय जनता पार्टी केवल 7.5% वोट के साथ 16 सीटें उन्हें मिल पाया था। 1985 की बात है। उसके बाद मंडल और कमंडल की लड़ाई की शुरुआत होती है। 1990 में जो चुनाव होता है उसमें कांग्रेस 40 से खिसक करके 24% पे आ जाती है। सीटें भी 196 से घसी कर 71 पर आ जाती है। लाभ उस राजनीति को होती है जो पिछड़ों की राजनीति कर रहे, जिसमें आरजेडी जनता दल शुरुआती समय में बनती है और उसको 25% वोट मिलता है और लोक दल से 14% से खिसक करके 25% और 46 सीटें बढ़ करके 122 सीट पहुंच जाती है। और फिर उसके बाद अगर बिहार की पूरी राजनीति को अगर आप देखिएगा तो फिर कांग्रेस कम होते होते 8, 7, 6% तक आ जाती है। यानी यह कहें कि कांग्रेस का सुपरा साफ होता है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जब समता पार्टी के आश्रय उनकी मौजूदगी 2000 के भीतर होती है तो पहले राउंड में वो 34 एमएलए उनके जीत जाते हैं और 8.5% वोट उन्हें मिलता है। और उसके बाद पूरी राजनीति मंडल से निकली हुई राजनीति, जिसके भीतर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इन्हीं की सत्ता चलती है और कुछ नहीं। अब जब राहुल गांधी ये मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, दरअसल पूरी जाति जनगणना बिहार की फेक है, यानी ये कहे जो एक्सरे रिपोर्ट है वही बिहार की गलत है और इस एक्सरे रिपोर्ट के बाद जो इलाज करना है उसका इलाज कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि वहां पर इकोनॉमी, भागीदारी, अर्थव्यवस्था या पर कैपिटा इनकम गायब कर दिया गया, यानी प्रति व्यक्ति आई। और उसी के दायरे में जब आप उत्तर प्रदेश के भीतर आप कदम रखते हैं तो उत्तर प्रदेश के भीतर भी ये तमाम सारे सवाल उभरेंगे, क्योंकि मंडल कमंडल की राजनीति ने उत्तर प्रदेश के भीतर, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 1985 आखिरी चुनाव होता है उत्तर प्रदेश के भीतर भी, जहां पर कांग्रेस पार्टी को करीब 40% वोट पड़े थे। 269 एमएलए उनके जीते थे। उस समय लोकदल दूसरे नंबर पे थी, 21% वोट के साथ 84 उसके एमएलए जीते थे। लेकिन जैसे ही मंडल कमंडल की शुरुआत होती है, एंट्री एक ही झटके में जनता दल की हो जाती है और उसके 208 एमएलए जीत जाते हैं। इन 91 के भीतर मंडल और कमंडल की लड़ाई के भीतर कल्याण सिंह 91 में उनको जीत मिल जाती है, क्योंकि तब तक अयोध्या के भीतर विध्वंस नहीं हुआ था। 221 सीट वो जीतते हैं, लेकिन 93 के भीतर वो घट करके 177, 174 और फिर घटती वहां से चली जाती है और उत्तर प्रदेश की राजनीति के भीतर मायावती और मुलायम सिंह की सत्ता रेंगना शुरू करती है। वहां की राजनीति के भीतर भी वोट बैंक के आश्रय छत्रकों ने अपनी राजनीति को तो साधा, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी और जिस परिप्रेक्ष्य में जिस राजनीति के मुद्दों का जिक्र कर गए, उसके भीतर सवाल अपने वोट बैंक को साधना नहीं, बल्कि ये कहे कि इस भारत देश के भीतर की राजनीति के भीतर सबको एक समान ला करके राजनीतिक तौर पर जातीय भागीदारी और उसके भीतर आर्थिक तौर पर उनको ताकत पहुंचाने का जिक्र होता है। और ये शायद उस प्रतिनिधित्व या उस रिप्रेजेंटेशन का जिक्र होता है ना, वो उससे आगे की बातें होती है। इसीलिए इसकी सहायता ले अगर आप दिल्ली का एक पल के लिए चुनाव को देखें तो दिल्ली के भीतर अखिलेश यादव ने समर्थन किया केजरीवाल का। केजरीवाल के खिलाफ खुले तौर पर चुनाव मैदान में कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस कर रही थी। दिल्ली के चुनाव में और विधानसभा चुनाव में सभी अलग अलग लड़ सकते हैं, यह एक मौखिक तौर पर सहमति बना ली गई इंडिया अलायंस के भीतर। लेकिन इसी दिल्ली के चुनाव में जब अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर देते हैं तो फिर कांग्रेस के नेता जो केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो क्या कुछ कहते हैं। आज इस चीज को सुनने का जरूरत आपको इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति के भीतर भी ये टकराव होना है, बिहार के भीतर भी ये टकराव होना है। और जब तक आप जातीय जनगणना और जातीय स्थितियों को
अर्थव्यवस्था के साथ नहीं जोड़ देंगे, जिसका जिक्र एक समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के भीतर शायद आखिरी भाषण के भीतर इस बात का जिक्र किया था, अगर आर्थिक समानता नहीं होगी तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कागज के पन्नों में तब्दील हो जाएगा। क्या मौजूदा समय की परिस्थितियां अब उस दिशा में उस आवाज को सुनने की बेचैनी पैदा कर रही है? क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने उससे पहले बहुत बड़ा जरूरी है कि आखिर दिल्ली के भीतर संदीप दीक्षित ने यानी शीला दीक्षित के बेटे ने किस तर्ज पर क्या कहा, इसको एक बार देखना चाहिए। को लगता हो कि जो इन्होंने शराब नीति की बड़ी बढ़िया रही हो, कि हम शराब नीति इनसे सीख लें। इन्होंने जिस तरीके से आलीशान मकान बंगला बनाया, उनको भी लगता हो यार ऐसा मेरा क्यों नहीं घटता उत्तर प्रदेश में। आदमी किसी का राजनीति में साथ देता है तो उसकी नीतियों में साथ देता है ना। तो अखिलेश जी को लगता होगा यार मैं भी ऐसे ही आलीशान महल बनाऊंगा, मैं भी इस तरीके की शराब नीति बनाऊंगा उत्तर प्रदेश में। तो ठीक है, उनको ये सब लगता है, तो हम भी उत्तर प्रदेश की जनता से देखेंगे जब क्या होगा आगे। ये तो पॉलिसी और मुद्दे का सवाल है, कह सकते हैं आप। जिस बात का जिक्र संदीप दीक्षित कर गए, कांग्रेस कर गई, दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर अखिलेश के समर्थन केजरीवाल को देने को लेकर के थी। लेकिन सवाल है कि उससे आगे का सवाल राहुल गांधी एक बड़ी रेखा खींच करके कर रहे हैं और ये कहते हुए कि दरअसल कास्ट सेंसस के बाद कास्ट की राजनीति और उसकी भागीदारी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के तौर पर नहीं, बल्कि ये कहे कि आर्थिक यानी इकोनॉमिक पावर उसके पास होनी चाहिए, आर्थिक ताकत होना चाहिए। ताकत का मतलब वो इकोनॉमी है, जिस इकोनॉमी को लेकर के लड़ाई भारत के भीतर तमाम जातियां लड़ रही है, जो अभी भी हाशिए पर है, गरीब है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अति गरीब है, बेरोजगार है, नौजवान युवा। उन तमाम परिस्थितियों को कैसे लाएंगे अगर रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के भीतर एससी का भी रहेगा, एसटी का भी रहेगा, ओबीसी का भी रहेगा। लेकिन इस भारत देश की पूरी ताकत अंबानी और अडानी के पूंजी में जाकर के अगर सिमटती है, यानी कॉर्पोरेट में जाकर सिमटती है कॉर्पोरेट के पास, तो उसमें भागीदारी कैसे होगी उन जातियों की? और उनकी संख्या इस भारत देश के भीतर में अगर 70-80% के आसपास है और माइनॉरिटीज को जोड़ दीजिएगा तो करीब 90% तक पहुंच जाती है, तो उनको तो कोई अधिकार ही नहीं मिलेगा। रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा लेकिन आर्थिक आधार नहीं मिलेगा। ये सारे सवाल दरअसल मौजूदा समय में मंडल से निकली हुई राजनीति के सामने एक नई चुनौती के तौर पर है कि आप जिस जातीय विशेष की अगुवाई करते हैं उस जाति विशेष को क्या मिला अगर आप सत्ता के भीतर आ गए तो भी। अगर एमओआई समीकरण है, उसमें यादव समीकरण है, तो फिर ऐसे में ओबीसी को क्या मिला जो बाकी जातियों की पूरी लिस्ट, पूरी फहरिस्त है। मसलन आप बिहार के भीतर अगर एक नजर आप कदम अपना रखे, वहां पर जातीय जनगणना का रिपोर्ट एक खुलेआम बताती है कि अगर सामान्य वर्ग यानी जो जनरल कैटेगरी के भीतर जो 15.56% है, उसमें ब्राह्मण 3.5% के आसपास है, राजपूत की फिर संख्या और उस यानी इन सबसे अगर हट करके अगर देखिएगा कुशवाहा 4.27%, कुर्मी 2.87% है। कुर्मी खुद नीतीश कुमार है, लेकिन कुर्मियों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां में क्या वो सच में क्या सक्षम हो गए हैं? यादव लंबे तौर पर सत्ता के भीतर रहे, लेकिन यादव अगर 14.26% है तो फिर लालू यादव की पूरी सत्ता और उसके बाद नीतीश कुमार जो कुर्मी के तौर पर आते हैं, तो फिर उनके साथ जुड़ी हुई जाति, उनको क्या फायदा मिला? तब तो वहां पर आप ये कह सकते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट भी फेल हो जाएगी जो ये कहती है कि वहां पर करीब करीब 50% लोग गरीब हैं और बीपीएल की संख्या करीब 36% तक है। सब कुछ तो बेहतर हो जाना चाहिए था। यानी ये कहे कि आर्थिक परिस्थितियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और ये काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने समय में और ज्यादा बाखूबी तरीके से किया। अब शायद उसके भी एक्सरे की जरूरत है, जिस बात का जिक्र राहुल गांधी बिहार के भीतर कर गए। देखिए, दलित ये रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, तो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन आपको दे दी मगर पावर कहीं और ले गए। पावर कहां गई? पावर अदानी अंबानी, पावर आरएसएस, हर संस्था में अपने लोगों को डाल देते हैं। मैंने लिस्ट बनाई आरएसएस के जो अपॉइंटीज हैं,
अपॉइंटीज होते हैं सरकार में, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, गवर्नर, हजारों होते हैं। मैंने लिस्ट निकाली। ये आरएसएस सत्ता के सिस्टम में किसको डाल रहा है, उसमें आपको एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। सच्चाई तो यही है। राहुल गांधी जिस राजनीतिक रेखा को लगातार खींच रहे हैं, वो शायद बिहार, उत्तर प्रदेश या उन तमाम छत्रकों के लिए भी मुश्किल सवाल है जो अब तक अपने राजनीतिक वोट बैंक के आश्रय सोशल इंजीनियरिंग या फिर कहे जातीय की राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है, उनके सामने भी है कि उन्हें पूरी ताकत इस भारत देश के कॉर्पोरेट के हाथ में दे दी और देश के भीतर एक कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिक्स को शुरुआत कर दिया। यानी कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिक्स किसी भी देश के भीतर लंबे समय तक चल ही नहीं सकती, और ऐसे में वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी एक लंबे अरसे तक किसी भी राज्य के भीतर एक ही चेहरे और एक ही राजनीतिक पार्टी के आश्रय भी चल नहीं सकती है। ऐसे में बिहार के भीतर लंबे समय तक इसलिए चल गई क्योंकि वहां पे दो चेहरे थे। उत्तर प्रदेश के भीतर धीरे धीरे वो सिमट गई क्योंकि वहां पर एक ही चेहरा बचा था। और इन तमाम परिस्थितियों के दायरे में क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति अब आने वाले समय में बदल जाएगा क्या, या फिर इस भारत देश की राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर असर जो इस भारत देश के छत्रकों की राजनीति के जरिए पड़ता रहा है, उसको पहली बार जातीय जनगणना के सवाल और जातीय जनगणना के आश्रय जातियों की राजनीतिक नहीं बल्कि एक है कि आर्थिक भागीदारी का सवाल, ये दोनों परिस्थितियां जाकर जुड़ रही है क्या? क्योंकि हमने शुरुआत में ही आपके साथ इस बात का जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी अब राजनीति नहीं कर सकती, उसने पूरी की पूरी चीजों को ट्रांसपेरेंट कर दी। यानी प्रधानमंत्री की अगुवाई के भीतर जो पूरी राजनीति है वो कैप्चर करने की है, उसको दबोचने की राजनीति है कि हमें ये चाहिए और वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वहीं पर दूसरी परिस्थिति ये कहती है कि शायद छत्रकों के सामने मुश्किल हालात ये होगी कि जिस वोट बैंक के आश्रय वो राजनीति को साध रहे हैं और उसके भीतर पिछड़ा तबका एकजुट नहीं है, उसके भीतर भी कई जातियों का समावेश होता है। और ऐसे में पिछड़े तबके के भीतर भी अगर सत्ताधारी राजनीति जाति को अगर इस बात का महसूस हो जाता है कि वो सत्तासीन है लेकिन उसकी आर्थिक परिस्थितियों के भीतर कोई अंतर नहीं आता, तो फिर ऐसे में ये नए तरीके का एक अलग टकराव होगा। यह एक सामाजिक परिस्थितियों के भीतर शायद एक पल के लिए आपको बिहार के भीतर जयप्रकाश नारायण ने जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था तो उस खाके को भी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। और यह भी समझने की जरूरत है कि मंडल कमीशन को लेकर के और उससे निकली हुई राजनीतिक धाराओं ने जिन तमाम बातों का जिक्र शुरुआत में किया था वो सभी इस समय में आखिर गायब होते चले गए कहां। तो फिर ऐसे में क्या देश की राजनीति के भीतर एक नया अध्याय दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, उसके बाद चूंकि इसी साल के अंत में बिहार के भीतर भी चुनाव होने हैं, अक्टूबर नवंबर में संभावित, और 2027 में उत्तर प्रदेश के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं। इन दो तीन चुनाव के आसपास दरअसल मंडल कमंडल की पूरी राजनीति का एक राजनीतिक परीक्षण भी कहीं ना कहीं होना है। और उस राजनीतिक परीक्षण के साए तले जिन तमाम बातों का जिक्र आर्थिक समानता को लेकर के जातीय जनगणना कास्ट सेंसस के आश्रय किया जा रहा है, उसकी भी परीक्षा इसी समय में कहीं ना कहीं होनी तय है। लेकिन सवाल है कि भारत की बदलती हुई परिस्थितियों के भीतर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जातीय का सवाल कांग्रेस से जोड़ करके जिस आर्थिक समानता का जिक्र कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स को चुनौती देने के लिए किया है, उसके भीतर शायद अब हर किसी को अपनी अपनी जगह सियासी तौर पर नए सिरे से नए तरीके से या तो बनानी होगी या फिर उसके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि लंबे अरसे तक मौजूदा समय की राजनीति चलेगी नहीं। या फिर ये कहे ये बिहार की जमीन पर कम से कम आज राहुल गांधी के इन दो वक्तव्यों ने खुलेआम खुले तौर पर सबको हिला दिया है। जय हिंद, जय भारत।